नमस्कार दोस्तों। पिछले साल 2022 में तमिलनाडु के एक एमपी करुणानिधि का स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जब वो गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ रही थी कि अगर नॉर्दर्न रेलवेज को आपने 13,200 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वहीं पे सदर्न रेलवेज को सिर्फ 60 करोड़ रुपए ही क्यों दिए हैं। यहीं से पूरा नॉर्थर्न और सदर्न स्टेट्स का डिबेट शुरू हो जाता है। और इसी डिबेट में अगर आप कंपेयर करो तो साउथ इंडिया का स्टेट है तमिलनाडु, वो अगर 1,000 रुपए टैक्स देता है गवर्नमेंट को, तो उसके रिटर्न में उसको सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं। वहीं पे अगर आप बिहार को देखो, तो अगर बिहार 1,000 रुपए टैक्स देता है गवर्नमेंट को, तो उसके रिटर्न में उसको अराउंड 9,000 रुपए मिलते हैं। तो अगर जब इन स्टेट्स में इतना डिफरेंस है, नॉर्दर्न जोन और सदर्न जोन में, तो हालांकि हम क्यों ऐसा कहते हैं कि साउथ इंडिया जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से साउथ इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो जब मैं इन दो टर्म्स को बार बार बोल रहा हूं, यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, तो हम किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मैप की बात करो, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टोटल पूरे इंडिया को 6 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। और हम आसान बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश या बिहार या उत्तराखंड, ये सारे स्टेट्स भी नॉर्थ इंडिया में आते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मैप के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश है वो सेंट्रल इंडिया में आता है, उत्तराखंड भी यहाँ कहीं सेंट्रल इंडिया में आता है, और बिहार आपका ईस्ट इंडिया में आता है। बट इस वीडियो के लिए जो हम आम बोलचाल की भाषा में लेते हैं, उसी तरीके से हम इसको लेंगे। हम यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसके ऊपर के जितने स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, इन लोग को भी काउंट करते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया में है। तो अगर आप स्टेट्स की लिस्ट देखो जिसको हम नॉर्थ इंडिया में काउंट करने वाले हैं, तो उनमें ये स्टेट्स तो हैं ही, जैसे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ वगैरह, पंजाब वगैरह। इसके साथ साथ हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को भी नॉर्थ इंडिया में कंसिडर करेंगे इस वीडियो के लिए। वहीं पे अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, तो वहां पे हम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना एंड पुडुचेरी, इन स्टेट्स को काउंट करेंगे साउथ इंडिया में इस वीडियो के लिए। तो नाउ लेट्स कम बैक टू द रीजंस कि क्यों साउथ इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। अब रीजंस की अगर बात करें तो आपने देखा है हिस्ट्री में जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया में, वो सारे नॉर्थ इंडिया में ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से ही सारे इन्वेजन्स इसलिए होते थे क्योंकि वो लैंड रूट था, और वहीं से किसी भी इन्वेडर का आना बहुत आसान था अगर आप कंपेयर करो सी रूट से। तो क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो ज्योग्राफिकली तीनों साइड से पानी से ढका हुआ है, और इसीलिए सी रूट, क्योंकि नेवी उस समय इतना डेवलप्ड नहीं थी, बहुत कम ही उस टाइम पे ऐसी डायनेस्टीज थी जिनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। अगर आप रोमन एम्पायर एक ले लो एंशिएंट हिस्ट्री में, तो उसको छोड़ के शायद ही कोई ऐसी डायनेस्टी थी जिनकी नेवी ज्यादा स्ट्रांग थी। बल्कि लैंड आर्मी इन डायनेस्टीज की बहुत अच्छी होती थी, और इसीलिए नॉर्थ वेस्ट वाले साइड से इंडिया के सारे फॉरेन इन्वेडर्स मोस्टली आए। इन सारे इन्वेजन्स को अगर आप देखो तो उसमें 3 मेजर इन्वेजन्स हुए थे। जो पहला था वो ग्रीक्स का था, दूसरा कुशांस का था, और तीसरा अरब इन्वेजन्स था। अब मोस्टली जो इन्वेडर्स आए, फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में, खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, वो सारे के सारे लूटपाट के ही इरादे से आते थे। कोई भी वहां पे लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अपनी डायनेस्टी बनाने के लिए नहीं आता था। वहीं पे अगर आप साउथ इंडिया की बात करो तो वहां पे ना के बराबर इन्वेजन्स हुए। अगर आप यूरोपियन इन्वेजन एक छोड़ दो तो शायद कोई भी इन्वेजन मलिक कफूर का छोड़ के साउथ इंडिया में नहीं हुआ। हाँ, हालांकि वहां पे रीजनल जो रूलर्स थे, लाइक चेरास डायनेस्टी थी, पांड्या डायनेस्टी थी और चोल डायनेस्टी थी, ये तीनों को एग्जिस्ट करते थे एक टाइम पर ही, संगम पीरियड के दौरान। इन तीनों में आपस में युद्ध चलते थे, पर इन्होंने एक तरीके से अपनी टेरिटरीज डिवाइड कर ली थी, जिसके वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा थी। अब क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इसलिए डेवलपमेंट भी काफी अच्छा था साउथ इंडिया का एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। और सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए, इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो कल्चर था वो मिक्स हो गया, और अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची। जो अपनी ऑथेंटिसिटी थी, जो अपनी ओरिजिनलिटी थी, वो नॉर्थ इंडियंस ने खो दी। वहीं पे साउथ इंडिया में क्योंकि कोई फॉरेन इन्वेजन्स नहीं था, इसलिए हर स्टेट का अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म्स हैं, डिस्टिंक्ट डांस फॉर्म्स हैं। अगर आप बात करोगे डांस फॉर्म्स की, तो टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, जिनमें से 4 तो साउथ इंडियन स्टेट से ही आते हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम। वहीं पे अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्थ इंडिया से, तो नॉर्थ इंडिया से सिर्फ एक डांस फॉर्म आता है, क्लासिकल डांस फॉर्म आता है, जो कि है कथक। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया से और कोई क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं आता है। अगर मैं बात करूं क्लासिकल लैंग्वेजेस की, तो क्लासिकल लैंग्वेज के भी मामले में साउथ इंडिया ने ओवर
कास्ट किया है नॉर्थ इंडिया को। टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, और उनमें से 4 तो साउथ इंडिया की ही हैं। एक तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़। और नॉर्थ इंडिया की इसमें शायद कोई भी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि संस्कृत जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसको आप किसी रीजन से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो ये दो फैक्टर्स ये बताते हैं कि किस तरीके से साउथ इंडिया ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को हमेशा बचाए रखा एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन्स। अब देखो, अगर हम बात करें दूसरे रीजन की कि साउथ इंडिया क्यों बेटर है नॉर्थ इंडिया से, तो दूसरा रीजन आ जाता है ट्रेड का। अब देखो, साउथ इंडिया जो है वो तीनों साइड से पानी से लॉक्ड है, तो सी रूट्स इजीली वहां पे अवेलेबल हैं, पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से ट्रेड करना ज्यादा आसान है। अब आप ये कहोगे कि तो नॉर्थ इंडिया में तो लैंड था, लैंड से जाना तो ज्यादा आसान होगा, बट लैंड से जाना ज्यादा आसान थे और उस टाइम पे 9 सिल्क रूट्स हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया के टाइम पर। बट उन सिल्क रूट्स पर पूरा कब्जा अरब्स या टर्क्स का था, और अरब और टर्क्स के कब्जे की वजह से कोई भी नॉर्थ इंडिया का रूलर जो है वो उतने इजीली ट्रेड नहीं कर पाता था। वहीं पे जो साउथ इंडिया के रूलर्स थे वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर पाते थे, क्योंकि इन सी रूट से ट्रेड करना ज्यादा इजी था उन साउथ इंडियन रूलर्स के लिए, और इसीलिए वहां पे भी ट्रेड में भी इनको नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में काफी एज मिल गया। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा है कि इंडिया के जो मर्चेंडाइज ट्रेड है बाय वॉल्यूम वो 95% सी रूट से ही होता है। तो यहां पर भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी आज भी जो है साउथ इंडिया को इस पे भी नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में एज मिलता है। और जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के, उसमें से भी 6 पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया से आते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड में भी साउथ इंडिया का बोला बाला है। अब ये तो बात हो गई ट्रेड की। अब अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन में एनरोलमेंट की, तो जो भी ये फील्ड्स होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर, ये सारे जो टेक्निकल फील्ड्स हैं, इसमें अगर एनरोलमेंट की बात करो तो वहां पर भी साउथ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं आप देखोगे सारे 35% के अबव हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन सब के नंबर्स 20% से भी बिलो हैं। अगर आप सिर्फ पंजाब को हटा दो तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो 25% से ऊपर के परसेंटेज रखता है एनरोलमेंट्स में टेक्निकल एजुकेशन में। अब क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में इन साउथ इंडिया के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो यहां से जो वर्क फोर्स निकलता है वो काफी स्किल्ड होता है, और इस स्किल्ड वर्क फोर्स को हमेशा बाहर बुलाया जाता है काम करने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि साउथ इंडियंस उनके यहाँ अच्छी पोजीशन पे हों, और उनको अच्छा पैकेज भी देती हैं क्योंकि वो टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं। अब क्योंकि ये साउथ इंडियंस बाहर ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं काम करने, तो जाहिर सी बात है कि जब आप रेमिटेंस की बात करोगे तो रेमिटेंस में भी साउथ इंडिया के फिगर्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप रेमिटेंस में देखो तो केरला का अकेला जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया में वो 19% के अराउंड है। अगर आप पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को के नंबर्स को जोड़ दो तो वो अकेले भी केरला के बराबर का नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि रेमिटेंस के मामले में भी किस तरीके से साउथ इंडिया ने आउटकास्ट कर दिया है नॉर्थ इंडिया को। ऑलमोस्ट अराउंड 50% रेमिटेंस जो इंडिया में आता है वो साउथ इंडिया की वजह से ही आता है। अब ये तो हमने बात की टेक्निकल एजुकेशन की और उससे आने वाले रेमिटेंस की। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहां पर भी आप देखोगे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो सारे ओवरकास्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को। कर्नाटका 26% फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, 23% केरला में है, 27% तमिलनाडु में है, तेलंगाना में 40% है। वहीं पे अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स देखोगे तो उत्तर प्रदेश का सिर्फ 10% है, दिल्ली का 10% है, उत्तराखंड का और भी खराब है 5% है, और इसी के अराउंड बाकी भी स्टेट्स का 10 से 15% के बीच में आता है। तो यहां पर भी साउथ इंडिया क्योंकि फीमेल को ज्यादा बढ़ावा देता है, इसलिए वर्क फोर्स में काफी ज्यादा उनको हेल्प मिलती है फीमेल्स की वजह से। अब हमने बात कर ली कॉमर्स की, ट्रेड की, एजुकेशन की, फीमेल के स्टेटस की। अब अगर हम हेल्थ केयर पे आए और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें तो वो भी आप देखोगे कि जितने भी हमारे नॉर्थ के स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब टॉप में आते हैं। वहीं पे जो साउथ के स्टेट्स हैं वो कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में। केरला तो सबसे नीचे आता है और केरला के नंबर्स तो 10 से भी कम है। वहीं पे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ये सारे बॉटम चार्ट में आते हैं। अब ये बात हो गई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। वहीं पे अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में भी
आप देखोगे कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, ये टॉप पे रहते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। वहीं पे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं जैसे कि केरला, तमिलनाडु, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया है। और इस वजह से जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में होता है, वहीं पर डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हो पाता है। तो ये सारे रीजंस थे कि ऐसा माना जाता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स आर मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। और इसीलिए आपने वो सवाल जो करुणानिधि का सुना था, जो तमिलनाडु की एमपी हैं, कि जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो हमें और हमारी रेलवेज को इतना कम पैसा क्यों अलॉट किया जा रहा है, जबकि जो नॉर्थ इंडियन के स्टेट्स हैं वो उन्हें 13,200 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो अगर आप कंपैरिजन करो 13,200 करोड़ एक तरफ और 60 करोड़ एक तरफ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और ऐसे ही कारणों से आप देखोगे साउथ इंडियन स्टेट्स में रीजनलिज्म की जो भावना है वो बहुत ज्यादा है, और यहीं पर एक कल्चरल डिवाइड क्रिएट हो जाता है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।